अच्छा जी। हमारे पास करंट अफेयर्स आज हमने फर्स्ट हाफ जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है अगस्त का। तो हम जो हमारे पास अब सेकंड पार्ट है उसको आज हमने देखना है। तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास जो सी हैं वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, एक सेकंड जरा। अच्छा जी, ये हाईलाइट वाला एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल लूँ इसका जरा। बाद में आप लोगों के लिए बर्डन हो जाएगा अगर आप लोग अभी इसको नहीं करोगे, तो आप लोगों के लिए बर्डन है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूंगी अपने बैच वालों के लिए आज ही कि आप लोगों का करंट अफेयर्स के जितने पूरे साल के लेक्चर हैं मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट उसकी भेज दूंगा, तो उसको साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दो। 15 सितंबर को आप लोगों का करंट अफेयर्स का एक 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है। पिछले साल पूरे साल के जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो सारों का जो सा है वो टेस्ट आप लोगों का होगा 15 सितंबर को। तो ये अभी अनाउंस कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो सा है अपनी इसकी तैयारी जो सी है वो साथ साथ जो पुराने जिन, क्योंकि हर महीने में 2 लेक्चर्स तो आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। तो आप लोग जिन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको रिवाइज करना शुरू कर दो, जिन्होंने नहीं बनाए हुए तो प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ आप लोगों को क्या है वो लेक्चर के लिंक भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, नोट्स आप लोग खुद बनाओगे। नहीं नहीं, पूरे साल के आपके सारे होंगे क्योंकि ये शुरू से मैंने आप लोगों को कहा होगा। नहीं, ये अगस्त टू अगस्त, पिछले साल 2021 अगस्त से लेकर इस साल 2022 के अगस्त तक। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जोन सा है रिवर ऑर्डर जोन सा है, ये आप लोगों ने इसके बारे में याद रखना है कि ये आपका आजकल न्यूज़ में है। ये रिवर पोलैंड के ऊपर है, ये पोलैंड के अंदर है ये रिवर। और जर्मनी की हदूद को भी ये आपका लगता है, अभी कल परसों हम जर्मनी और पोलैंड के बारे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम पढ़ रहे थे। तो ये रिवर जोन सा है, इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है, इसको हाईलाइट इस वजह से किया है कि यहाँ जोन सी हैं आपकी लिखा भी हुआ है मिस्टीरियस फिशेज जोन सी हैं डाई ऑफ जोन सी हैं वो मर रही हैं। कोई रीजन समझ नहीं आ रही जिसकी वजह से ये रिवर आजकल न्यूज में है, तो इसलिए आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। अब इस तरह से पीडीएफ से का ये फायदा हुआ कि अगर मैं आप लोगों को वैसे पढ़ा रहा होता तो मे बी ये मैं यहाँ ऐड ना करता कि इससे इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा हैं। और इस दफा अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के अंदर आप लोगों की फर्स्ट जो आप लोगों की जो चीजें हैं वो ज्यादा हैं, क्या कहते हैं, वन लाइनर चीजें ज्यादा हैं बजाय इसके कि कोई कॉन्फ्रेंस हुई हो, कोई इस तरह की चीजें हों। तो इसलिए आप लोग देखोगे कि ज्यादातर आपकी वन लाइनर चीजें हैं, तो उसमें आप लोगों को पीडीएफ में भी इतना इशू नहीं होगा। दूसरा जो सा अगर हम बात करें तो आपके पास विलियम रूटो, ये नेपाल के प्रेसिडेंट बने हैं जी नए। कीनिया के अंदर इलेक्शन हुआ है और विलियम रूटो साहब, कीनिया वैसे तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इसका प्रेसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर धांधली के इल्जाम लगे हैं। इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं जो हमारे पास मुखालिफ उम्मीदवार हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो उन्होंने इस रिजल्ट को चैलेंज किया और काफी ज्यादा उन्होंने कहा कि मैं इस रिजल्ट को जो सा है मैं नहीं मानता। तो इसलिए ये विलियम रूटो साहब, आप लोगों ने इसको याद रखना है कि ये नए जोन से हैं कीनिया के प्रेसिडेंट जोन से हैं वो बने हैं। दूसरी चीज जो सबसे आप लोगों को पता होगा, जैसे हमारे पास गवर्नर पंजाब जोन से हैं वो कौन है, बलीगुर रहमान साहब। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है सैयद मेहदी शाह, ये नाम आप लोगों ने याद रखना है। ये पूरी लाइन लिखने का मकसद क्या था, ताकि आप लोगों को बाद में ये भी आइडिया हो जाए, कभी पूछ लिया जाए कि जो गवर्नर होता है आपका सूबे के अंदर, एक जो गवर्नर होता है आप लोगों का, जो सूबे के अंदर एक गवर्नर होता है, वो जो गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। तो याद रखो जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है वो अपॉइंट करता है आपके गवर्नर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये बीच में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये बीच में ऐड किया हुआ है ताकि आप लोगों को ये चीज साथ क्लियर हो कि गवर्नर जो सा है वो आप लोगों का जो सा है वो क्या है, आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया। उसके बाद जो सा है ये आपका सैयद मेहदी शाह, ये आपके जीबी के इससे पहले मकबून साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
इस टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंध के अंदर कोई गवर्नर नहीं है, केपी के अंदर कोई गवर्नर नहीं है, और बलोचिस्तान के अंदर कोई परमानेंट, ये तीनों परमानेंट की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग गवर्नर हैं, क्योंकि जब गवर्नर नहीं होता तो उस जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका जो स्पीकर होता है वो कायम मुकाम क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है। ठीक है, तो अगर सिंध का, बलोचिस्तान का और केपी का आप लोगों से पूछा जाए तो जो वहां का स्पीकर है, जो वहां का इस टाइम पे स्पीकर है, वही एक्टिंग क्या होगा, गवर्नर होगा, वरना परमानेंट जोन है वो आपका गवर्नर नहीं है। और उसके बाद ये सैयद मेहदी शाह साहब जोन से हैं, ये क्या है, ये आपके फर्स्ट सीएम ऑफ जीबी भी रहे हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है कि सूबा नहीं था, 2009 के अंदर इसको जो सा एक ऑर्डर आया था 2009 के अंदर, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जीबी सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर आया था, जिसके तहत जो है इसको क्या कहते हैं ऑटोनॉमी दी गई थी। और उससे पहले जो था ये एक सूबा नहीं था, लेकिन इसको ऑटोनमस सूबा, सूबा तो नहीं लेकिन ऑटोनॉमी इसको दी गई। तो उसके बाद अगर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का भी पूछ लिया जाए जीबी का कौन था, तो यही सैयद मेहदी शाह साहब जो है, इनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। तो ये 2000 से लेकर 2014 तक जो है, 2014 तक जो है वो क्या है, वो आप लोगों का ये क्या है, पहले वजीर आला भी रहे हैं। एक सेकंड। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है अगर हम बात करें तो चाइना का आप लोगों को पता है, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि चाइना के अंदर वन चाइल्ड जो सा है वो रूल था। तो ये भी सवाल पूछा जाता था कि चाइना ने वन चाइल्ड रूल जो सा है वो कब खत्म किया, तो ये मैंने ब्रैकेट में आगे मेंशन किया, इस पूरे को हाईलाइट कर देता हूँ। 2016 के अंदर चाइना ने अपनी ये पॉलिसी कि आप जो आपके जो मियाँ बीवी हैं वो एक बच्चे से ज्यादा जो सा है वो पैदा नहीं कर सकते। तो वन चीज जो सी है, ये जो वन रूल पॉलिसी थी, वन चाइल्ड रूल पॉलिसी थी, ये 2016 के अंदर खत्म कर दी गई थी। तो अब क्या हुआ है, अब चाइना की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में कहा गया, ये लिखा हुआ है कि 2025 के अंदर जो चाइना की पॉपुलेशन है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। 2025 जैसे ये कहा गया है 28 के अंदर दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी चाइना बन जाएगी, इसी तरह ये सवाल भी पूछा गया था आप लोगों से कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कौन से साल के बाद श्रिंक होना, कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, चाइना की 1.2 या 3 बिलियन आई थिंक समथिंग है इस तरह की। तो चाइना जो सा है उसकी पॉपुलेशन जो कम हो रही है, तो उन्होंने अब पर्क्स जो सा है वो नए जो से हैं वो क्या कहते हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लोगों को, फैमिलीज को दिए हैं, ताकि अगर वो अब एक से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उनको जो सा है डिफरेंट टैक्स के अंदर छूट वगैरह दी जाएगी, इस तरह के सिस्टम किए जाएंगे। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से ऐसे मुल्क है जिसने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो सी हैं वो अनाउंस की हैं कि अब आप लोग अपना बर्थ रेट इंक्रीज करने के लिए, कौन से मुल्क ने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो सी हैं वो अनाउंस किए हैं, तो वो आपका चाइना है, जिसने पहले 2016 के अंदर अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी जो सी है उसको खत्म कर चुका है। उसके बाद आपको पता है कतर का वर्ल्ड कप होने वाला है, अभी आगे डिस्कस भी करेंगे कि कतर के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए थे। तो फीफा ने रिसेंटली किसकी अभी मेंबरशिप जो है इंडिया की, अभी पाकिस्तान का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पाकिस्तान की पहले अप्रैल के अंदर उन्होंने की थी पिछले साल, और इस साल जो सी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप थी फीफा की उसको क्या कर दिया, उसको दोबारा बहाल कर दिया। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया की, क्योंकि जो फीफा है उसका ये होता है कि जो आपका फेडरेशन का बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट काम करे, तो इंडिया के अंदर वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहा था, तो फीफा जो आपका जो फुटबॉल को रिलेटेड को डील करती है उसने इंडिया की मेंबरशिप को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद इसको, ये आपका एक जनरल नॉलेज का सवाल है लेकिन करंट अफेयर्स के अंदर इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि 16 अगस्त को नुसरत फतेह अली खान साहब की क्या होती है, बरसी होती है। वो इस दिन 16 अगस्त 1997 को वो पाकिस्तान, बेसिकली उनका मजार भी बना है रिसेंटली फैसलाबाद के अंदर। तो 16 अगस्त को क्या होती है आपकी नुसरत फतेह अली खान, जिनको किंग ऑफ भी कहा जाता है, उनकी जो सी डेथ हुई थी। ये सवाल वैसे भी पूछा जाता है जीके जनरल नॉलेज के तौर पर, तो ये आप लोगों का इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। उसके बाद जौन सा है ये पाकिस्तान से एक इनका ताल्लुक है डॉक्टर नफीस सादिक, डॉक्टर नफीस सादिक का। इनका क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये फैमिली प्लानिंग के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, कि फैमिली प्लानिंग ये 90s के अंदर भी 2000s के अंदर भी, और इनको कौन सा है बहुत अच्छे उसके के अंदर क्या कहते हैं याद किया जाता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन के ऊपर इनका बहुत ज्यादा काम है। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी इन्होंने काम किया था, ये बीच में मैंने लिखा हुआ है कि ये देखें फैमिली प्लानिंग के अंदर भी इन्होंने काम किया है, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी काम किया है। अभी भी ये इनका जो इंतकाल हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है, और 16 अगस्त वाले दिन इनका इंतकाल हुआ है। ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, क्योंकि इन्होंने फैमिली प्लानिंग और वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर भी बहुत डीप काम किया, तो इसलिए इनके ऊपर काफी जो सा है लोगों ने लिखा भी और न्यूज में भी आया, तो इस वजह से हमारे लिए ये भी जो सा है ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद जौन सा है आपके पास ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो आपका ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, उसको फार्मिंग उसकी फैसिलिटी के लिए कौन सा मुल्क जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा। तो यूएई ने कहा है, लाहौर और कराची के अंदर अभी उनकी टीम आई हुई है और वो पाकिस्तान की मदद करने जा रहे हैं प्लाज्मा फार्मिंग फैसिलिटीज जो सी हैं उसके लिए। तो इसमें आपका क्या है, यूएई जो सा है, यूएई है जो कि पाकिस्तान को हेल्प करेगा प्लाज्मा फार्मिंग जो सी फैसिलिटीज है उनके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के बारे में, इनको आप लोग खुद देख लेना, इतना वो नहीं है कि पाकिस्तान की 2021 का आपका फाइनेंशियल ईयर था, उसके अंदर पाकिस्तान की जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के अंदर उसमें पाकिस्तान की जो सी है वो क्या है, जो एक्सपोर्ट थी, जो बरामदात थी वो 2.298 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि अब बढ़कर क्या हो गई है 2.664, जो कि 15.92% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, वैसे कभी ना भी पूछे जाएं। लेकिन दूसरी चीज जो इसमें पूछी जा सकती है वो ये है कि सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में, अगर आपसे पूछा जाए कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान कौन सा मुल्क है जिसमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करता है, तो वो आपका यूएई है। सेकंड नंबर पर कौन है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। ठीक है, पहले नंबर पर पाकिस्तान, जौन सा मुल्क जिसको पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करता है वो क्या है, यूएई है मिडिल ईस्ट के अंदर। और दूसरे नंबर पर क्या है आपका, सऊदी अरेबिया है। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के डेट की, आपको पता है इकोनॉमी वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी को नहीं पता तो वो यूट्यूब पर देख सकता है, जून का जब बजट आया था, कि आपका दो तरह का डेट होता है, एक आपका पब्लिक डेट होता है और एक आपका जो सा है जो आप बाहर के मुल्क क्या कहते हैं मुल्कों से रहते हो, एक आपका वो डेट होता है। तो पाकिस्तान का जो टोटल डेट है, और ये आपका डाटा कौन जारी करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मंडे को ये जारी किया, उसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल जो पिछला 2021 का फाइनेंशियल ईयर पूरा गुजरा, जो कि जून के अंदर खत्म हुआ, जिसे फाइनेंशियल ईयर 22 कहते हैं, उसमें पाकिस्तान का कर्जा कितना बड़ा है, 11.85 ट्रिलियन रुपीज। ये रुपीज की बात हो रही है, ठीक है, 11.85 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है, तो ये देखो उसमें लिखा हुआ है कि 2021 के अंदर पाकिस्तान का पहले कर्जा कितना था, 47.8 ट्रिलियन था फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। और 2022 में जो अब 11.8 ट्रिलियन रुपीस बढ़ा है, तो अब पाकिस्तान का अगर आपसे कर्जा पूछा जाएगा तो वो आपका कितना है, पाकिस्तान का अप्रोक्सीमेटली 60, ठीक है 60, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास 60 ट्रिलियन रुपीस है पाकिस्तान का 2021-22 का कर्जा। ठीक है, 2022 के अंदर अब पाकिस्तान का टोटल कर्जा कितना है, 60 खरब रुपीस, और पिछले साल कितना था 47। तो इसमें इजाफा कितना हुआ है, 11.85। ये तीनों सवाल आप लोगों ने इसमें याद रखने हैं कि पिछले साल वाला तो भैया भूल जाओ ना, कि 47.8 इसको जरूरत नहीं है याद करने की। हाँ, अभी करंट कितना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, इसको 60 बिलियन कर लो या 59 याद रख लो, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। इजाफा कितना हुआ है पाकिस्तान का, 11.85 जो सा है वो इजाफा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद जो सा है इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस मंथ के अंदर ना मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2-3 हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इंडोनेशिया की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सा है, लास्ट लेक्चर आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। मैम को मैं कह देता हूँ, मैम आपको लिंक शेयर कर देंगे यूट्यूब का, मैम इनको यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें। इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सा है, उनका जो सा है, उन्होंने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू की हैं, और ये इसलिए न्यूज में इसको लाजमी याद रखना है क्योंकि चाइना के इसके ऊपर बहुत ज्यादा तहफुजात हैं, जो कि इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं। तो ये जो सा है आपका आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया आपको पता है, इंडोनेशिया जो सा सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं उधर, तो वहां उनका एक आइलैंड है सुमात्रा, वहां जो सा है ये आपकी उनकी इंडो पाक रीजन के अंदर हो रही है, और इसका नाम क्या है, गरुदा शील्ड। ये आपने नाम इसका याद रखना है। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, गरुदा शील्ड इज रिसेंटली हेल्ड एक्सरसाइजेज, गरुदा शील्ड बिटवीन किस किस के दरमियान थी, तो वो आपकी इंडोनेशिया के दरमियान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान हुई। और ये बीच में क्या कहते हैं, मैंने बताया भी आप लोगों को कि इस पे चाइना ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, तो इस वजह से जो सा है, इस वजह से क्या है, ये काफी न्यूज में रही है गरुदा शील्ड। तो इंडोनेशिया के दरमियान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान ये आपकी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये हुई हैं गरुदा शील्ड के नाम से, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जो सा है आपका स्कॉटलैंड, आपका स्कॉटलैंड जो सा है मुल्क है आपका यूरोप के अंदर, वो एक पहला मुल्क बन गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पहला मुल्क बन गया है जो आपके सैनिटरी पैड्स हैं, जो आपके सैनिटरी पैड जो कि एक एसेंशियल चीज है विमेंस के लिए, फीमेल्स के लिए, तो वो जो सा है पैड्स और टेम्पन्स जो से हैं वो प्रोवाइड करने वाला पहला मुल्क बन गया है। तो इस तरह का फर्स्ट लास्ट जब भी मुल्क होते हैं तो वो क्या होता है, वो हमने लाजमी याद रखना होता है। तो ये सवाल आप पूछा जा सकता है। आजकल फ्लड के हवाले से भी काफी ज्यादा कंपेन चल रही है कि फ्लड के इलाकों में जहां बाकी इसेंशियल चीजें भेजी जा रही हैं, वहां सैनिटरी पैड्स की भी बहुत ज्यादा फीमेल्स को जरूरत है।
तो उसके हवाले से ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्कॉटलैंड जो सा है वो पहला मुल्क बना है जिसने तो अपने मुल्क के अंदर सैनिटरी पैड्स जो हैं उनको फ्री कर दिया है बिल्कुल। तो ये सवाल आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, इसका पूछा जा सकता है आप लोगों को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सा ये अभी हमने जियोग्राफी, पाकिस्तान की जियोग्राफी बैच वालों को मैंने करवानी है, तो उसके अंदर ये चीज हम ऐड कर लेंगे कि ये आपका जो सा है 10वां, पहले आपके कितने थे 9 डिवीजन थे, तो अब आप लोगों का जो नया डिवीजन ऐड हुआ है क्या कहते हैं वो क्या है नया डिवीजन, वो आपका गुजरात डिवीजन ऐड हुआ है। पहले क्या था, पहले आपके 9 डिवीजन थे और गुजरात जो सा ये डिस्ट्रिक्ट था, ये किस डिवीजन का हिस्सा था, ये गुजरांवाला का हिस्सा था। ये क्या था, गुजरांवाला का हिस्सा था और गुजरांवाला आपका सबसे बड़ा डिवीजन था। ठीक है, अगर अब तो नहीं रहा, सबसे बड़ा डिवीजन जो सा है वो आपका क्या था, गुजरांवाला था। उसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट थे, तो उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट निकाल के एक गुजरात को निकाला गया और 2 डिस्ट्रिक्ट जो है एक मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि गुजरात डिवीजन के अंदर अब कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो गुजरात डिवीजन के अंदर आपका एक गुजरात डिस्ट्रिक्ट आएगा, मंडी बहाउद्दीन आएगा और हाफजाबाद आएगा। तो पंजाब में अब टोटल डिवीजन कितने हो गए अगर पूछा जाए, तो पंजाब के अंदर टोटल डिवीजन आप लोगों के 10 हो गए, 10 हो गए। और आपके डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 35, वो उतने के उतने ही हैं। लेकिन ये याद रखना है, और इनके गुजरात डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, एक मंडी बहाउद्दीन और दूसरा हाफजाबाद। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखना है। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात खुद भी डिस्ट्रिक्ट है और उसको डिवीजन भी कहा गया है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात डिवीजन के अंदर, एक गुजरात डिस्ट्रिक्ट, एक मंडी बहाउद्दीन और दूसरा जो सा है हाफजाबाद। ये कब बनाया गया, ये 17 अगस्त को, ये 17 अगस्त को जो सा है ये आपका बनाया गया था। गुजरात का जो सा है 17 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, 17 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन गवर्नर साहब ने जारी कर दिया था। ठीक है, 17 अगस्त को। उसके बाद 17 अगस्त को जो आपके जनरल आमिर आपके जियाउल हक साहब हैं, जियाउल हक साहब की 17 अगस्त को बरसी भी उनकी होती है। 1988 के अंदर बहावलपुर के अंदर ऊपर से गुजर रहे थे, तो जब उनका जहाज क्रैश हुआ, उनका हेलीकॉप्टर जो सा वो क्रैश हुआ, तो वो कब हुआ था, 17 अगस्त। 17 अगस्त जो सा है, 17 अगस्त जो सा है उसको जियाउल हक साहब की क्या होती है, बरसी होती है। उसके बाद टर्की, जिसको अब टर्कीजे कहा जाता है, उसने और इसराइल ने क्या कहा है कि वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो से हैं वो दोबारा बहाल कर लेंगे। ये जब आपके पिछले साल 1.5 साल पहले जब मसला हुआ था क्या कहते हैं फलस्तीन का, तो उस वक्त उसने अपने एम्बेसडर जो है वो वापस बुला लिए थे। तो टर्की और इसराइल ने अब दोबारा क्या कहा है कि हम अपने जो एम्बेसडर हैं एक दूसरे के मुल्कों के अंदर, उनको दोबारा वापस, क्योंकि अभी रिसेंटली जो उनके प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने भी इसराइल का दौरा किया और इन दोनों के आपस में जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी एक दूसरे के साथ दौरा किया। ये मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स के अंदर लिखवाया था कि जो आपके उनके हरजोक साहब हैं वो वहां गए हुए थे तैयब अर्दवान साहब से मिलने के लिए। तो ये अब टर्की और इसराइल ने जो सा है वो रिसेंटली क्या फैसला किया है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जो अपने उनके एम्बेसडर हैं उनको एक दूसरे के मुल्कों के अंदर वापस भेज रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस मंथ के अंदर एक हुई, उसमें ये था ऑर्डर ऑफ यूनियन मेडल। ऑर्डर ऑफ यूनियन मेडल, तो ये याद रखना है, इसका वैसे सवाल भी जनरल नॉलेज के तौर पर पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ यूनियन मेडल जो सा है ये आपके कौन से मुल्क का अवार्ड है, तो ये यूएई का अवार्ड है। ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड यूएई जो सा है, यूएई का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये सॉरी हाईएस्ट जो सा है उनका अवार्ड है ये ऑर्डर ऑफ यूनियन। तो ये किसको दिया गया है, रिसेंटली आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो यूएई गए हुए थे, तो यूएई वालों ने ऑर्डर ऑफ यूनियन मेडल जो है वो किसको दिया है, कमर जावेद बाजवा साहब को। और इससे पहले अगर आपको रिवाइज करवा दूं तो पिछले अगस्त के अंदर ही मलका बरतानिया को जो है रिप्रेजेंट किया था इन्होंने, जो रॉयल अकेडमी है वहां, तो आर्मी चीफ बाजवा साहब जो से हैं उन्होंने मलका बरतानिया को भी वहां रिप्रेजेंट किया था और पाकिस्तान पहले पाकिस्तानी बने थे जिन्होंने जो मलका बरतानिया है उनको यूनाइटेड किंगडम के अंदर जाकर रिप्रेजेंट किया था। तो ये सवाल जो सा ये आप लोगों ने ये भी साथ याद रखना है, ये आपको वैसे यूट्यूब के ऊपर उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपके ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान और यूके ने एक पैक्ट साइन किया है। वो पैक्ट क्या है, रिपेट्रिएशन ऑफ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। रिपेट्रिएशन क्या होती है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई मुजरिम जो सा है, बरतानिया का कोई बंदा है, वो पाकिस्तान के अंदर जुर्म करता है और आकर क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर छुप जाता है जुर्म करके, तो बरतानिया जो सा है पाकिस्तान को कहेगा कि इस मुल्क इस मुजरिम की हमें हवाले किया जाए, इसको कहते हैं रिपेट्रिएशन। अब पाकिस्तान का अगर कोई मुजरिम है, कोई बंदा है, उसने जुर्म किया है, वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जाकर छुप जाता है, तो पाकिस्तान अब इस मुआहदे के बाद यूनाइटेड किंगडम कह सकता है कि भाई ये फलाना एबीसी बंदा है, इसने हमारे मुल्क में ये जुर्म किया है, लेकिन छुप कर ही आप
आपके मुल्क में बैठा है तो हमें अब वापस करो। तो वो जो सा है रिपेट्रिएशन ऑफ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स का पाकिस्तान ने और यूके ने जो सा है ये पैक्ट साइन किया है रिसेंटली, तो इसका आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। इससे पहले पाकिस्तान ने यूएसए के यूएई के साथ भी ये साइन किया था। तो ये सवाल लाजमी आप लोगों से पूछा जाएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने कौन से मुल्क के साथ रिपेट्रिएशन जो सा है उसका ये मुआहिदा साइन किया है। उसके बाद जो सा इसको आप लोग देख 17 अगस्त को जो सा है काबुल के अंदर एक है जी जी, ये सारे अगस्त के हैं, ये सारे अगस्त के हैं। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेट इंपॉर्टेंट है वो मैं बीच में की हुई है मैंने, जिसकी डेट आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी तो उसको आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने अपने ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं डालना, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वही बहुत काफी होंगी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस वीक की आपकी खबर, 5 सालों के लिए गवर्नर जोन से हैं जमील अहमद साहब को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर जोन सा है वो तैनात किया गया है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ये न्यूज इस 2000 अगस्त के इसके हवाले से, क्योंकि गवर्नर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके हवाले से पिछले जो आपके रजा बाकर साहब थे, जब तक वो रहे उनका सवाल बार बार पूछा जाता था। तो ये जमील अहमद साहब जोन से हैं, इनका सवाल भी बार बार आप लोगों से पूछा जाएगा। और दूसरी जो चीज एक छोटी सी आप लोगों ने मेरे कहने पे याद रखनी है कि इनका टेन्योर कितना है, 3 साल नहीं है 5 साल के लिए इनको तैनात किया गया है। ये चीज आप लोगों ने साथ याद रखनी है। जमील अहमद साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्या हैं, गवर्नर हैं, और इनको 5 साल के लिए क्या किया गया है, तैनात जो सा है वो किया गया है। दूसरा इसको देख लेना कि कश्मीर के अंदर जो सा है इंडिया ने अब नया ये कर दिया है कि कोई भी जो कश्मीर का रेजिडेंट नहीं है वो भी क्या है अपने आप को एज अ वोटर के तौर पे इनलिस्ट कर सकता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने काफी एहतजाज भी किया है। तो इसको भी आप लोग बीच में ऐड कर लेना कि रिसेंटली, क्योंकि अभी अगस्त गुजरा है, आपको पता है आर्टिकल 370 भी इंडिया 2019 में 5 अगस्त को रिमूव किया था। तो उसके ऊपर जो सा है अब इंडिया ने क्या किया है कि वहां के जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो बाहर के बंदे वहां जाकर काम करते हैं कुछ भी, उनको भी वोटर का हक दे दिया है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स सबको याद होंगी, इसके बारे में मैंने डिस्कशन आप लोगों को करवाई थी। अगर कोई मुझे ये बता दे 2026 की जो इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हैं ये कहाँ होनी है, तो मैं आप लोगों का, मुझे भी पता लग जाएगा कि आप लोग ये चीजें याद करते हो कि नहीं करते, जो मैंने आपको लास्ट मंथ जो सा है करवाई है। तो ये बताओ इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2026 की जो सी है वो कौन से मुल्क के अंदर होनी है। जिन्होंने लास्ट टाइम अगस्त वाला लेक्चर लिया है मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनको ये चीजें पता होंगी। नहीं पता? कैमरून? नहीं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था जो मेरे बैच वाले जिनको मैंने लास्ट टाइम लेक्चर दिया है। कोई यहाँ है अवेलेबल के नहीं है? कैमरून के अंदर, शाबाश। और ये पहली दफा होगा कि कोई नॉन मुस्लिम मुल्क जो सा इन गेम्स को क्या करेगा। इसीलिए तो मैं पीडीएफ के ऊपर आया हूँ। मुझे पता है कि आप लोग जो उनसे हैं रिवाइज वगैरह चीज़ें करते नहीं हैं, तो चलो इसी बहाने पीडीएफ को देख लिया करोगे और मेरा भी जो सा है भला हो जाएगा और आप लोगों का भी भला हो जाएगा। कैमरून, बिल्कुल। और ये नॉन मुस्लिम मुल्क है जहाँ ये, कैमरून जो सा नॉन मुस्लिम मुल्क है जहाँ ये पहली दफ़ा गेम्स होंगे। उसका मैम बताएंगे। अच्छा एक सेकंड ज़रा आज़ान हो जाए फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स की मैं बात कर रहा था, तो लास्ट करंट अफेयर्स का जो फर्स्ट पार्ट है अगस्त का, उसके अंदर मैंने इसकी डिस्कशन की थी कि अभी जो सा है सबसे पहले जो सा है ये सऊदी अरेबिया के अंदर खेली गई थी आपकी, और 2005 के अंदर। उसके बाद जो सा है ये अब आपकी जो 2026 में खेली जाएंगी तो ये कैमरून के अंदर खेली जाएंगी। तो अभी इसमें जो सा है जो आपके बेसिकली जो ओआईसी के जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर शिरकत करते हैं।
तो इसका जो काउंट आया है एंड में, इसका सबसे पहले नंबर पर इसमें कौन सा मुल्क आया? तुर्की। तुर्की जो सा है उसने, ये मेडल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे लिख दिए हैं, अगर किसी का दिल करे तो वो इसको कर सकता है, तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट गेम्स ये हैं कि ये पूछे कि टर्की ने 341 मेडल्स लिए थे। ये तो ये आप लोगों ने करना हो तो आप लोग, मैंने लिख दिया आप लोगों की आसानी के लिए, लेकिन फर्स्ट आपको पता होना चाहिए टर्की आया है, दूसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान आया है, तीसरे नंबर पर क्या है? ईरान आया है। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है आपका? ईरान आया है। और पाकिस्तान जो सा है 27वें नंबर पर आया है। पाकिस्तान ने ओनली 1 मेडल हासिल किया, और वो भी क्या है? गोल्ड मेडल है, अरशद नदीम ने लिया है जेवलिन थ्रो के अंदर। ये पूरा आपको पता होना चाहिए। आपको पता है ना, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने 8 मेडल्स कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भी हासिल किए थे, और उसमें भी अरशद नदीम का गोल्ड मेडल था। ठीक है, लेकिन उसमें 8 मेडल्स थे। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के अंदर पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? ओवरऑल ही 1 मेडल हासिल किया, और वो गोल्ड है आपका। लेकिन एक और इंसान है, उसका नाम है, वो अल्ताफुर रहमान जोन से हैं, उन्होंने भी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के अंदर जोन सा शिरकत की थी। लेकिन ये पैरा टेबल टेनिस, पैरा क्या होता है? जो आपके क्या कहते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनकी जो गेम्स होती हैं, उसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये ओवरऑल उसके अंदर नहीं आएंगे ये, लेकिन ये अलहदा है कि इन्होंने पैरा टेबल टेनिस के अंदर जो सा है वो इवेंट के अंदर गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको अलहदा काउंट करेंगे, इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका जो स्पेशल लोग होते हैं उसके अंदर ये आएंगे आपके, तो इसलिए ये भी मैंने आप लोगों को साथ लिखवा दिया। उसके बाद जो फिनलैंड है, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर को उस दिन ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर जौन सी हैं, वो आजकल उनके खिलाफ जौन सा है, ये मैंने लिखा हुआ है कि पार्टी कर रही थी, और उनकी वीडियो लीक हुई है, वो आजकल स्कैंडल के उसमें अंदर है। ठीक है, अब वो आजकल क्या है? वो आजकल स्कैंडल के अंदर हैं। उनके ऊपर जो सा उनकी एक वीडियो लीक हुई है जिसमें वो पार्टी कर रही थी, उसके बाद उनको ड्रग टेस्ट भी देना पड़ा। तो ये सना मरीन, इसका नाम आपने याद रखना है, क्योंकि जो चीज आपको न्यूज में आती है वही आप लोगों की पेपर में बाद में करंट अफेयर्स के तौर पर पूछी जाती है, तो इसका नाम पूछा जा सकता है। दूसरी चीज ये याद रखनी है आप लोगों ने कि ये सना मरीन जो से, काफी सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम भी मुझे कहा कि सर ये यंगेस्ट हैं फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, ये 35 साल 36 साल की उम्र थी जब ये बनी थी, तब ये जब ये बनी थी 34 या 35 साल की उम्र में, तब ये यंगेस्ट थी। लेकिन अब जॉन सी हैं, अब जॉन सी हैं वो क्या कहते हैं, अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो उनको तो ये मसला आएगा ना। अब कोई कह रहा न्यू बट, जिनको मैंने, कॉमनवेल्थ गेम और इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के अंदर फर्क है। अब आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं लिया हुआ अगस्त का करंट अफेयर्स का, हालांकि यूट्यूब के ऊपर ओपन पड़ा हुआ है, तो आप लोग अगर वो लेक्चर नहीं लोगे और आके आज ये कहोगे, तो फिर तो आप लोगों की अपनी गलती है ना, इसके ऊपर मैं तो अब आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता। कॉमनवेल्थ गेम्स डिफरेंट है, उसके अंदर नू बट ने गोल्ड मेडल लिया था, पाकिस्तान उसमें 18वें नंबर पर आया था। यहाँ जो सा है, यहाँ हम इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स की बात कर रहे हैं, दोनों चीजें क्या है? डिफरेंट है आप लोगों की। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आएगी तो उसको पहले वो लेक्चर लेना पड़ेगा। आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर तो हर मंथ जो सा है मैं लाइव आता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी ओपन अवेलेबल है। करंट अफेयर्स तो 1 साल से आपके ओपन अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। ठीक, तो ये याद रखना है कि ये पहले यंगेस्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी। ठीक है, ये मैम ने ऊपर लिंक सेंड कर दिया आप लोगों को। तो अब जो सा है, ये आपको जो चिली के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक, जो अभी एफपीएससी के पेपर के अंदर, एफआईए के अंदर इनका सवाल भी पूछा गया था, इनका सवाल भी पूछा गया था गैब्रियल बोरिक साहब का, ये इस टाइम पे यंगेस्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं गैब्रियल बोरिक साहब। इनका रिसेंटली सवाल भी पूछा गया था। ये 35 साल के हैं, और लेफ्ट जो जिसको हम दाएं बाजू की जमात कहते हैं, वहां से इनका ताल्लुक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, गैब्रियल बोरिक इस टाइम पे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। उसके बाद जो सा है, ये अभी स्पोर्ट्स के लेक्चर में भी बताया था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो से नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनका क्या नाम है? सज्जाद खोकर साहब। ठीक है, खालिद सज्जाद खोकर साहब जो से हैं, वो नए प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। एक आपकी इन्फ्लेशन होती है जो कि आपकी हर मंथली, जिनको क्या कहते हैं, मंथली जो आपकी सीपीआई होती है, इन्फ्लेशन महंगाई, वो मैयर की जाती है। एक आपकी वीकली भी इन्फ्लेशन होती है। तो अगस्त के अंदर ये जो अभी आपका गुजरा है, उसके अंदर जो आपकी इन्फ्लेशन को मैयर किया गया है वो 44.6% है अगस्त के अंदर, और आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर इससे ज्यादा महंगाई नहीं हुई। तो ये पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है अगस्त का ये जो आपका अभी मंथ गुजरा है, ये जो लास्ट वीक सॉरी गुजरा है, उसके अंदर 44.6% जो सी आपकी महंगाई थी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है।
उसके बाद ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को मैं हाईलाइट कर देता हूं कि कनाडा के अंदर पंजाबी जो सी है सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बन गई आफ्टर मैंडेरियन। तो फर्स्ट नंबर पे जो सी है मैंडेरियन है, उनकी जो नॉन ऑफिशियल है, ऑफिशियल तो वहां इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन उसके अलावा जो जुबानें बोली जाती हैं उसके अंदर पहले नंबर पर ये है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पंजाबी। पंजाबी जो सी है कनाडा की, क्योंकि आपको पता है वहां सिख हजरात बहुत रहते हैं, तो जिसकी वजह से पंजाबी जो सी है वो कनाडा की सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो सी है वो बन गई है। और उर्दू की बात करें तो उर्दू जो सी है कनाडा के अंदर 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान के अंदर आता है। तो ये भी सवाल आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो सा है यूके ने, इसके बारे में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम जो सी है ये कौन सा मुल्क ने लॉन्च की है, तो ये बर्तानिया ने आपका जो सा है ये लॉन्च की है एक स्कीम, डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम, DCTS। ठीक है, उसमें क्या है ये आप आगे इसमें देख सकते हो कि जो आपके टैक्स लगते हैं, टैरिफ्स लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो उनको कम करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये किसके लिए है, डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जो अभी डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए यूके एक स्कीम लेके आया है ताकि उनके साथ ट्रेड बढ़ाई जा सके। ये बेसिकली ट्रेडिंग के हवाले से है। तो इस इनिशिएटिव का आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम जो सी है DCTS जो सी है ये किसने लॉन्च की है रिसेंटली, यूके जो सा उसने ये लॉन्च की है। उसके बाद ये वैसे तो मैंने बताया इस तरह का क्वेश्चन होता तो मैं स्किप करवा देता अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता, लेकिन क्योंकि यूक्रेन आजकल न्यूज में है, तो यूक्रेन का एक जो सा है आपका क्या कहते हैं है बॉक्सिंग जो सी है, बॉक्सिंग ये चैंपियन है भाई साहब यूक्रेन का, यूसैक इसका नाम है, यूसैक। तो इसने जो सा है हराया है बर्तानिया के एंथनी साहब को, जोशुआ को। ये जोशुआ बहुत बड़ा जो सा फाइटर है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है आप लोगों को पता है, तो इसलिए मे भी ये पूछा जाए, लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैंने कहा इसको ऐड कर दूं ताकि अगर आप कभी ऐसे जिंदगी में, अब PPSC का या FPSC का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बुलबुले पाकिस्तान, नाइट एंगल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, बुलबुले पाकिस्तान, नयारा नूर, कहाँ इनकी डेथ हुई है जी, कराची के अंदर जो सी है इनकी डेथ हुई है। कब हुई है जी, 20 अगस्त को डेथ हुई है, कैंसर की वजह से डेथ हुई है। ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनको बुलबुले पाकिस्तान जो है वो कहा जाता है। 71 ईयर इनकी जो सी है वो एज थी। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सबको हाईलाइट कर रहा हूँ, या आप लोग बाद में इन्हीं नोट्स को देखना चाहो या अपने खुद हैंड रिटन बनाना चाहो तो आप उसमें कर सकते हो। ये बुलबुले पाकिस्तान इनको कहा जाता है, ठीक है। तो बाकी ये नीचे थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री अगर देखना हो कि असम के अंदर, इंडिया के अंदर जो है वो पैदा हुई थी, और 1950 के एंड के अंदर ये जो है कराची जो है वो आ गई थी, ठीक है। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान में ये पूछा जा सकता है, रिसेंटली अफ्रीका के लिए डिजिटल डिप्लोमेसी जो है वो कौन से मुल्क ने स्टार्ट की है, तो पाकिस्तान ने अफ्रीका के मुल्क, जो अफ्रीकन मुल्क हैं, ये नीचे लिखा होगा, ये देखो, टू बूस्ट ट्रेड एंड कल्चरल टाइज विद अफ्रीकन कंट्रीज। तो अफ्रीकन कंट्रीज से क्या कहते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज जो से हैं उनसे कल्चरल टाइज और ट्रेड को बूस्ट करने के लिए पाकिस्तान ने जो सा है वो क्या किया है, पाकिस्तान ने डिजिटल डिप्लोमेसी का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो सा है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है कि आपका जो साउथ अफ्रीका है, जो साउथ अफ्रीका है वहां एक ट्राइब रहता है, उसको कहते हैं जूलो ट्राइब, ठीक है। ये देखो जूलो रॉयल पैलेस, ठीक है, वो क्या है, जूलो ट्राइब, ZULU, जूलू ट्राइब। तो ये पूछा जा सकता है एक तो जनरल नॉलेज का सवाल कि जूलो ट्राइब जो सा है ये आपका कौन से मुल्क के अंदर है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर आपका एक ट्राइब है जूलो ट्राइब। तो जूलो ट्राइब जो है वो अपना बादशाह मुंतखब करते हैं, और वहां का जो सा है मोनार्की, जो बादशाह है उसको क्या कहते हैं, मोनार्की। साउथ अफ्रीका के अंदर मोनार्की है, लेकिन वो पावरफुल नहीं है, ऐसे नाम का मोनार्की है, ठीक है, नाम का बादशाह होता है, ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है, फिर हो सकता है, तो मेरे जहन में था शायद आज तक ना पूछा गया हो जूलो का। तो जूलो ट्राइब, अभी किसी ने कहा है कि ये पेपर में पूछा भी गया ऑलरेडी, तो जूलो ट्राइब जो सा ये साउथ अफ्रीका का ट्राइब है। तो उन्होंने जो सा है अपना जो सा है बादशाह जो सा है उसको क्या किया है, मुंतखब किया है। इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर देख लो, मिसू जुलू लुलू, पता नहीं क्या नाम है इसका, ठीक है, मिसू जुलू जुलू इसका पूरा नाम है। तो ये जो सा है ये अब साउथ अफ्रीका का जो जूलो ट्राइब है उसका बादशाह हुआ है। तो इसका नाम शायद ना पूछा जाए, लेकिन ये जूलो ट्राइब का लाजमी पूछा जाएगा कि जूलो ट्राइब कौन से मुल्क से इसका ताल्लुक है, तो साउथ अफ्रीका से इस भाई साहब का क्या है, इस ट्राइब का ताल्लुक है। उसके बाद जो सा है ग्रीस आपका मुल्क है, ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। 2009 के अंदर क्या हुआ था, जो ग्रीस है ना आपका, ग्रीस के अंदर क्या हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, दिवालिया हो गया था, ठीक है।
आपका जो ग्रीस है वो क्या हो गया था, बिल्कुल दिवालिया हो गया था, उसका दिवालिया निकल गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोपीय यूनियन ने उसको गोद ले लिया, हालांकि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था। तो यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अब हम आपकी जो इकोनॉमी है हम आपको पैसे देंगे, लेकिन आपके उसके ऊपर नजर रखेंगे कि आप पैसों को किस तरह खर्च करोगे। तो वो 2009 से जो कफालत में लिया हुआ था यूरोपीय यूनियन ने, उन्होंने 12 साल का जो, ये देखो सर्वेलेंस लिखा हुआ है ना, 12 ईयर ऑफ फिजिकल सर्वेलेंस, वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसका सवाल क्या पूछा जाएगा कि रिसेंटली ईयू एंडेड इट्स फिजिकल सर्वेलेंस ऑन विच कंट्री। तो याद रखना ग्रीस के ऊपर, ग्रीस के ऊपर जो फिजिकल सर्वेलेंस थी, जो उसकी इकोनॉमी के ऊपर नजर रखी हुई थी ईयू ने कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस देती है, वो 12 साल बाद कौन से मुल्क के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने खत्म की है, वो ग्रीस के ऊपर से खत्म की है। और 2009 का ये तो पहले जनरल नॉलेज का सवाल है, बार बार पूछा भी गया है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था ग्रीस के अंदर वो कब आया था, तो 2009 के अंदर आया था। पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया था जिसके अंदर क्या हुआ था, ग्रीस का बिल्कुल भट्टा बैठ गया था। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जौन सा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएई, जिसकी अभी जिसने जौन सा है यूनियन ऑफ ऑर्डर का खिताब वो दिया है, एजाज दिया है आर्मी चीफ साहब को, उन्होंने क्या कहा है, उनका जो एम्बेसडर है वो उन्होंने कहा है कि अब तेहरान वापस चला जाएगा। और उनके एम्बेसडर का नाम याद रखना है तो रख लेना, सैफ मोहम्मद अली जाबी। 6 साल बाद, ये भी नीचे लिखा हुआ है 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद। 6 साल पहले क्या हुआ था, 6 साल पहले जो सा है, ये 2015-16 की बात है, जब 2016 की बात है, क्योंकि आपको पता है ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स का मसला है। तो उस वक्त जो सा है सब मुल्कों ने क्या किया था, ज्यादातर जो अरब मुल्क हैं उन्होंने इससे अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। तो 6 साल बाद अब यूएई ने क्या कहा है कि कौन सा मुल्क में वो अपना एम्बेसडर वापस भेज रहा है, ईरान के अंदर वो अपना मुल्क वो जो एम्बेसडर है उसको वापस भेज रहा है। उसके बाद साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट ने, जो सा मैंने कहा था आप लोगों को कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं 3 हैं इंपॉर्टेंट, एक मैंने बता दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया की, दूसरी साउथ कोरिया की। यूनाइटेड स्टेट जो है उसने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो शुरू की हैं। उनका क्या नाम है, उनका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड, ये उसका नाम है, उल्ची फ्रीडम शील्ड। ये किस किस के दरमियान मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये साउथ कोरिया के दरमियान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान जो सी हैं, ये उल्ची फ्रीडम शील्ड जो सी हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगे। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने करवाया हुआ था, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसके अभी जमील अहमद साहब आए हैं, मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है, पिछली दफा भी मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि 15% के ऊपर है, 13.75 से बढ़ाकर पिछले महीने 15% कर दिया गया। तो इस साल भी उसको चेंज नहीं किया गया, सॉरी इस महीने चेंज नहीं किया गया, तो 15% के ऊपर है इंटरेस्ट रेट। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी आपकी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये कि मिस्र के अंदर हो रही हैं, इजिप्ट के अंदर, तो उसका क्या नाम है, हरकुलस 2। हरकुलस 2 जो सी है ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं मिस्र के अंदर, और इसके अंदर KSA स्टैंड फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो सा है वो भी उसके अंदर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये भी आपने इसको क्या रखना है, याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कतर भी गए हुए थे। तो कतर के अंदर जो सा है, कतर के अंदर आपको पता है इस साल जो सा है 2022 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, वो कतर के अंदर हो रहा है। तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन सी फौज को दी गई है, पाकिस्तान आर्मी को दी गई है। तो ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस मुल्क की फौज को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो जो आपका कतर के अंदर वर्ल्ड कप होगा अभी 2022 का, उसमें जो सा है वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो वो आपकी पाकिस्तान आर्मी है। उसके बाद एक और चीज याद रखनी, बल्कि वो नीचे आएगा वो मैं बता दूंगा, एक इसके हवाले से, कतर के हवाले से एक और MCQs भी है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद इसको देख लेना, ये आपकी सासा मोतो जो से हैं, ये जापान की, जिनको जापान फर्स्ट फीमेल फोटो जर्नलिस्ट हैं, 107 साल की उम्र के अंदर इनकी डेथ हुई है। इन्होंने वर्ल्ड वार जो सी सेकंड है उसके अंदर भी इन्होंने कवरेज की थी, तो उनको जो है उनकी डेथ हुई है, तो इसको फर्स्ट फीमेल जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट जापान की कहा जाता है। इनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। सासामोतो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्होंने इनकी एक दो फोटोग्राफ्स थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस और वायरल हुई थी, तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। उसके बाद जो सा है एक शॉर्ट फिल्म जो कि अभी FPSC के सवाल के अंदर, FPSC के अंदर, FIA के अंदर भी ये सवाल पूछा गया था कि जो आपकी सैंड स्टॉर्म फिल्म है ये किसकी है, तो सिमाब गुल की ये शॉर्ट फिल्म है सैंड स्टॉर्म, या इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुलाकात। तो इसको अभी पाकिस्तान ने ऑस्कर अवार्ड क्या होते हैं ये भी सवाल पूछा गया था। मूवीज के रिलेटेड जो आपके अवार्ड्स होते हैं,
उनको ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, तो उनके लिए इसने क्वालिफाई किया है सीमाब गुल की शॉर्ट फिल्म ने। ठीक है, ये अभी पहले रिसेंटली भी सवाल पूछा गया है, तो अभी दोबारा इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो ये फिर और इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। एक सवाल जब ऑलरेडी पूछा गया हो और वो दोबारा न्यूज में आए तो हमारे लिए ज्यादा डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको याद रखना है, किसने बनाई है, सीमाब गुल ने। ये शॉर्ट फिल्म है सैंडस्टॉर्म, सैंडस्टॉर्म या उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मुलाकात इसका नाम है। उसके बाद ये इसको देख लेना, दरिया दुगीना जौन सी है, जो डॉटर प्यूटन है, व्लादिमीर प्यूटन, उसका बड़ी एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी ये बेटी को बम धमाके के अंदर मारा गया है, तो इसका नाम शायद पूछ लिया जाए, अगर देख लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप लोगों के लिए। मलेशिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक, ये जो एक तो उनके महातीर मोहम्मद थे, महातीर मोहम्मद से पहले ये नजीब रजाक साहब थे। स्पीड मेरी ज्यादा नहीं होगी तो चीजें टाइम के ऊपर कवर नहीं होंगी। ये आपको बाद में पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये लेक्चर भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड के अंदर बता रहा हूँ ताकि चीजें कवर हो जाए। साथ में बोल दूं, बाद में अगर आप लोगों ने नोट्स बनाने होंगे तो आप इसको सुन के बाद में रिकॉर्डिंग के अंदर इसको कर लो, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मेरी एक्स्ट्रा जो सी है वो तेज हो रही है। इसलिए आप लोग पहली दफा लेक्चर सुन रहे हो, मे बी इस वजह से इशू हो, वरना जो पुराने स्टूडेंट हैं उनमें से किसी को मेरी स्पीड से इशू नहीं होगा, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके हैं। स्पीड ज्यादा तो तेज नहीं है ना मेरी। देगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो मलेशिया के एक्सपीएम है, इनको क्या है, इनको जेल के अंदर जो सा है, इनकी अपील खारिज कर दी गई। एक स्कैंडल था करप्शन का, 1 MDB स्कैंडल। ये पीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन इज रिलेटेड टू 1 MDB केस या स्कैंडल। तो वो आपके मलेशिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नजीब रजाक, उनको 1 MDB जो सा है उसके साथ जो सा है वो लिंक किया जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये डेट याद रखनी है, 23 से 24 अगस्त जोन सा है आप लोगों का क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जोन से हैं शहबाज शरीफ, वो कतर गए थे। कतर के शेख का नाम भी इसी बहाने आप लोगों को याद हो जाएगा, तमीम बिन हमाद अल सानी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पूरा यहाँ लिख दिया ताकि आप लोगों को ये भी, क्योंकि जैसे मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरेबिया के, मोहम्मद बिन जैद हैं यूएई के, जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे तैयब अर्दवान हो गए, उसके बाद बाइडन साहब हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब हैं। अभी इलेक्शन नया प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आया बरतानिया का, अगले महीने आ जाएगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन फीमेल है लिज ट्रस साहिबा, उम्मीद है वही बनेगी। तो इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो से हैं वो क्या है, वो आप लोगों के वो उसके हवाले से लाजमी सवाल जो से हैं पूछे जाते हैं, लाजमी सवाल जो है इसका पूछा जाता है। तो ये इसमें आपने याद रखना है, 23 से 24 अगस्त जो सा है, 23 से 24 अगस्त जो सा है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो से हैं वो क्या है, वो आपके कतर गए हुए थे। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी जो सा इसको याद रखना है। एमडीबी कह रहे हो क्या है यार, ये मलेशिया का ना एक स्कैंडल था, ये क्या था, इसको क्या कहते हैं, मलेशियन डेवलपमेंट बरहाद स्कैंडल। ठीक है, मलेशियन डेवलपमेंट बरहाद स्कैंडल इसको कहते हैं। तो ये जो सा है उनका जो सा फंड के रिलेटेड, ये जो बैंक समझो बैंकिंग स्कैंडल था, ठीक है, फाइनेंशियल स्कैंडल था ये, एमबीडी स्कैंडल। ठीक है, बहुत बड़ा ये स्कैंडल था जिसके ऊपर नजीब रजाक का नाम आया था। तो ये किसी ने ये मैसेज करके लिख भी दिया है, वरना बाद में इसको सर्च कर लेना, मलेशियन डेवलपमेंट बरहाद स्कैंडल इसको कहा जाता है, बैंकिंग के रिलेटेड था ये एमबीडी स्कैंडल। अच्छा हाँ, ये कतर का, और दूसरा कतर ने जो सा $3 बिलियन की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की हामी भरी है, ये भी सवाल आप साथ लिख लेना। दूसरी चीज जो सी है, जो कतर का मैं आप लोगों को बता रहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस स्टेडियम को विजिट किया है, तो मेरे जहन में आया कि यार ये प्राइम मिनिस्टर ने इस विजिट, इसका नाम बड़ा अजीब है स्टेडियम का, तो इसका क्या हो सकता है। तो ये स्टेडियम का नाम याद रख लो, स्टेडियम 974। ये कहाँ है, दोहा कतर के अंदर है, जहां वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का। तो ये आपका लिखा हुआ है कि नवंबर 2021 के अंदर ये ओपन हुआ था। ये क्या है, रिसाइकल शिपिंग कंटेनर से इसको बनाया गया है, 974 रिसाइकलिंग शिपल कंटेनर से इसको बनाया गया है, और ये फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप देखो, आफ्टर इट विल बी डिसमेंटल्ड, क्या है कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा इसको डिसमेंटल, इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये टेम्परेरी वेन्यू है, ये नीचे लिखा हुआ है, इट इज द फर्स्ट टेम्परेरी वेन्यू इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो इसमें देख लो आप खुद, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या सवाल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टेम्परेरी वेन्यू इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री इज, तो वो आपका क्या है, वो आपका उस स्टेडियम का नाम है स्टेडियम 974, जो कि दोहा कतर के अंदर है।
30 नवंबर 2021 को बना है। अभी फीफा वर्ल्ड कप जब खेला जाएगा, नवंबर के अंदर शुरू होना है वर्ल्ड कप आपका, 80 दिन रह गए हैं उसके अंदर, तो उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये टेम्परेरी वेन्यू है फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक है। पहली दफा फीफा वर्ल्ड कप में ऐसे होगा कि एक ऐसा स्टेडियम यूज किया जाएगा जो कि एक टेम्परेरी वेन्यू होगा, जो क्या होगा, टेम्परेरी वेन्यू होगा। उसके बाद जोन सा है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो एप्पल आपकी कंपनी है वो कहां अपने आईफोन जोन सा है वो बनाने का सोच रही है। तो एप्पल प्लान कर रहा है कि वो अपने आईफोन 14 जोन सा है वो इंडिया के अंदर बनाए, क्योंकि एप्पल आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है, कैलिफोर्निया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और कैलिफोर्निया का आपको पता है सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है कैलिफोर्निया को। तो कैलिफोर्निया जोन सा है, सॉरी यूएसए जोन सा है, उसके साथ उसके कहा किसके साथ मसले चलते हैं, उसके उसके चाइना के साथ मसले हैं। आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं, अभी ताइवान का भी मैंने आप लोगों को रिसेंटली बताया था कि नैन्सी पेलोसी साहिबा जोन सी हैं वो ताइवान गई हुई थी और वहां के जो मसले मसाइल चल रहे थे। तो इस वजह से अब आईफोन जो कंपनी है, क्या कहते हैं, एप्पल की जो कंपनी है जो कि आईफोन बनाती है, उसने क्या फैसला किया है कि वो अपने जो आईफोन 14 बनाएगी वो कहाँ बनाएगी, इंडिया के अंदर बनाएगी, ना कि चाइना के अंदर बनाएगी। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान के अंदर फ्लड आए हुए हैं, तो फ्लड का आपको पता है काफी हालात जो से हैं खराब हैं। फ्लड से एक सेकंड में यहाँ एक चीज में आप लोगों को मैंने एक तस्वीर जो सी है उसको किया था ताकि इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी। तो 1 जुलाई से लेकर ये आज का ऑफिशियल डाटा है 31 अगस्त तक आपकी नॉर्मल जो पूरी मुल्क के अंदर जो सी है, पहले 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी। इस साल कितनी हुई है, 368.2 मिलीमीटर जो बारिश है वो आपकी क्या है, रिकॉर्ड हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने पास, इसको रख लेना, ठीक है। ये पीडीएफ के अंदर मैं ऐड करना भूल गया, तो इसको अपने साथ इसमें लिख लेना। और 208% ज्यादा बारिश हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। सबसे ज्यादा बारिश कहां हुई है, सिंध के अंदर 504% और 503% जो सी है वो बलूचिस्तान के अंदर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो इसके देख लो, उस दिन किसी ने मुझसे पूछा भी था कि सर पाकिस्तान में इस दफा फ्लड जो आया है वो उसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान में 2 वजूहात की वजह से फ्लड आता है। पाकिस्तान का, ये मैंने नीचे ये आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको मैं अब खत्म कर देता हूं, हम अपने उस पर आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर। हाँ, पाकिस्तान में 2 वजह से फ्लड आता है, एक चीज याद रख लो। एक तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, 7,253 है आई थिंक, मैंने नीचे लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने यहाँ नीचे एक जगह मेंशन किया था, चलो वो मैं नीचे जाकर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ग्लेशियर जब पिघलते हैं, तो अगर ग्लेशियर ज्यादा पिघलें, दरियाओं में ज्यादा पानी आ जाए तो आपका फ्लड आता है, जैसे 2010 के अंदर हुआ था। लेकिन अब जो फ्लड आया है ये दरियाओं की वजह से नहीं आया, ये आपका जो फ्लड इस टाइम आया है पाकिस्तान के अंदर, याद रखिएगा ये बारिशों की वजह से आया है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि किस तरह 500-500% जोन सा ज्यादा बारिशें हुई हैं, और मूनसून की बारिशें इस टाइम इस दफा ज्यादा हुई हैं। मैं एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले जो आपकी मूनसून की बारिशें होती हैं, ये बे ऑफ बंगाल से आपकी मूनसून की बारिशें, मूनसून की हवाएं आती हैं, और अरेबियन सी होते होते पाकिस्तान में इंडिया वाली साइड से मूनसून की बारिशें पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाती हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, पहले ये होता था कि आहिस्ता आहिस्ता जो ईस्ट, क्योंकि इंडिया हमारे ईस्ट में है, ये जियोग्राफी में आपको बताऊंगा, तो इंडिया हमारे ईस्ट में है, ईस्ट से मूनसून की हवाएं आती थी, तो फिर नॉर्थ से आने शुरू हो गई। नॉर्थ आपका क्या है, जहां आपका गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है। लेकिन इस साल क्या हुआ और पिछले साल भी क्या हुआ कि ये जो बारिश आपकी मूनसून की हवाएं एंटर हुई हैं, उन्होंने 100 किलोमीटर का टर्न लिया है, और वो आपके बलोचिस्तान और केपी वाली साइड पे जो कोहे सफेद वहां आपकी पहाड़ियां हैं, उन इलाकों से आपकी मूनसून की हवाएं दाखिल हुई, और उन्होंने इस दफा क्या है बहुत ज्यादा तबाही मचाई। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे 100, वो बता रहे थे कि पूरे 100 किलोमीटर जो है आपकी डायरेक्शन बदली है, किसने, मूनसून की हवाओं ने। और ये जो जून से लेकर सितंबर तक आपका मूनसून का सीजन चलता है, उसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि किस तरह से तबाही हुई है। तो अगर पूछा जाए तो एक चीज याद रखनी है कि ये जो आपकी इस दफा बारिशें हुई हैं उसकी वजह से आपका सैलाब आया है, ना कि ग्लेशियर पिघलने की वजह से, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं पड़ी तो उस तरह से ग्लेशियर नहीं पिघले, लेकिन बारिशों की वजह से जो सा ये आप लोगों का हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो पाकिस्तान ने 26 अगस्त को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है, और 1,000 के करीब अभी पाकिस्तान के जोन से हैं वो लोग उसमें जाम बाग हो चुके हैं। और भी ये डेवलपिंग एक स्टोरी है, इसमें फिर बाद में जो करंट अफेयर्स की चीजें होंगी वो हम उसको कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम और चीजें जो सी हैं वो इसको कर लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। आगे आईएमएफ के पैसे भी आ गए हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।
अफगानिस्तान लोअर राइपेरियन है। जो आपके रिवर होते हैं उसमें एक अपर राइपेरियन होता है, एक लोअर राइपेरियन होता है। अपर राइपेरियन का मतलब पाकिस्तान क्या है, लोअर राइपेरियन है। दरिया जहां से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, तो इंडिया को क्या कहेंगे, अपर राइपेरियन कहेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में उन दरियाओं का पानी आ रहा है तो पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है। पाकिस्तान के दरिया आगे जो सा है, जो अफगानिस्तान है वो हमसे नीचे है, तो हमेशा पानी का फ्लो ऊपर से नीचे होता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कोई भी दरिया नहीं आता। अफगानिस्तान लोअर राइपेरियन है, ना के, हाँ ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसको। फिर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो आपकी क्रिकेट है, आपकी क्रिकेट या स्पोर्ट्स है, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के ऊपर बैन लगा हुआ था। डिपार्टमेंटल क्रिकेट क्या होती है, याद रख लो। आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, जैसे आपका पीआईए है, आपका एचबीएल है, आपका नेशनल बैंक है, आपका जो सा है एसएनजीपीएल है, आपका वापडा है, इनकी अपनी टीमें होती थी। एक जमाने के अंदर 2018 से पहले इनकी क्या होती थी, टीम्स होती थी। क्रिकेट के मैचेस होते थे, हॉकी के मैचेस होते थे। इन्होंने प्लेयर्स को महाना तनख्वाहों के ऊपर रखा होता था, तो प्लेयर्स इन टीमों की सबसे खेलते थे। जैसे लेट्स सपोज मैं कहूं कि जैसे आपका नेशनल बैंक है, अब मुझे कंफर्म नहीं याद, या एसएनजीपीएल है, मिसबाउल हक पाकिस्तान के प्लेयर होते थे, वो एसएनजीपीएल से लेट्स सपोज खेलते थे। तो इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट को आकर खत्म कर दिया। तो अब जो सा है पीएम शहबाज शरीफ साहब ने डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट थी या स्पोर्ट्स थी, उनके ऊपर जो बैन था उसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जर्मनी ने पहली दफा जो सा है, जो आपकी रेलवे है, जो आपका क्या कहते हैं रेलवे है, वो पूरी जो कि हाइड्रोजन पावर से चलती है, हाइड्रोजन पावर से चलती है, वो बनाई है पहली दफा। तो इसका पूछा जा सकता है कि फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड रेल फ्लीट जो सा है कौन से मुल्क ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, तो वो आपका जर्मनी है जिसने इसको इनॉग्रेट किया है। तो जर्मनी ने जो सा है हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली जो आपकी रेलवे है, उसको जो सा है उसको इनॉग्रेट किया है। उसके बाद एक ड्राई पोर्ट बना है, ये आपका कम्प्लेक्स है, इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगी। ये कहाँ बना है, मीरपुर के अंदर। आजाद कश्मीर के जो राव तनवीर इलियास साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं राव तनवीर, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है ड्राई पोर्ट कम्प्लेक्स का। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और ये सारी चीजें हैं। तो ये ड्राई पोर्ट आपका कहाँ बना है, मीरपुर, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बना है। उसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि आपकी 25 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई थी फ्रेंच गियाना से। ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ये अभी दिसंबर के अंदर करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को करवाया था, और अभी एफपीएससी के जो पेपर हुए उनके अंदर ये सारे सवाल पूछे गए हैं कि जेम्स टेलीस्कोप जो सी है, इसको कब लॉन्च किया गया, 25 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। तो इसने पहली दफा जो सा आपका एटमॉस्फेयर, जो आपका एक्सो प्लेनेट से आगे जो आपकी जो यूनिवर्स है, उसके अंदर CO2 को क्या किया है, उसको ट्रेस किया है। उसको क्या किया है, CO2 को ट्रेस किया है। उसके बाद उदय उमेश ललित साहब जो उनसे हैं, इनको ये इंडिया के नए क्या कहते हैं चीफ जस्टिस आए हैं थोड़ी देर के लिए, इसका नाम आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद साउथ एशियन क्या कहते हैं आपका फुटबॉल जो सा है, वो विमेन चैंपियनशिप हो रही है, कहाँ हो रही है, नेपाल के अंदर हो रही है। तो उसके लिए पाकिस्तान की जो फुटबॉल विमेन कैप्टन है, उसका नाम का अनाउंस किया गया है, तो उसका नाम पूछ लिया जाएगा, मारिया खान। जैसे पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, उनका नाम बिस्मा मारूफ है, वो पूछा गया था। तो इसी तरह फुटबॉल की जो विमेन चैंपियन है, वो कैप्टन है, उनका नाम भी मारिया खान है। और अभी साफ जो सी है साउथ एशियन फुटबॉल आपका फेडरेशन जो सा है वो चैंपियनशिप हो रही है, वो कहाँ खेली जाएगी, नेपाल के अंदर 2022 के अंदर जो सा है ये आपकी खेली जाएगी। उसके बाद उबैदुर रहमान निजामी साहब जो से हैं, निजामी साहब जो से, इनको क्या किया गया है, अफगानिस्तान के लिए थोड़ी देर के लिए, ये कि सिर्फ ये नवंबर के अंदर रिटायर हो जाएंगे। उदय उमेश ललित साहब जो से हैं, ये क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं, जो मोस्ट सीनियर होते हैं, उनको चीफ जस्टिस लगाया जाता है। तो वो 65 साल की उम्र होती है, पाकिस्तान के अंदर भी 65 साल की उम्र है चीफ जस्टिस के रिटायर होने की। और उसके बाद जो सा है आप लोगों का जो पाकिस्तान है और इंडिया दोनों में 65 साल की उम्र में जस्टिस रिटायर हो जाता है। तो इसलिए इनकी 65 साल की उम्र खत्म होने में अभी 4 महीने या 2 महीने बाकी हैं, तो नवंबर के अंदर ये रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये न्यूज में आया कि थोड़ी देर के लिए इनको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया का लगाया गया है, ललित साहब जो है, ठीक है। तो अम्बेसडर जो सा है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जो नए हैं, वो उनका नाम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए अम्बेसडर, बार बार पूछा जाता है ये नाम। तो उबैदुर रहमान निजामी साहब जो हैं, ये पाकिस्तान के नए अम्बेसडर हैं टू अफगानिस्तान। उसके बाद आपकी एक रेजोल्यूशन भेजी गई थी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मुल्कों के लिए, कि जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर है उसको खत्म कर दिया जाए। तो रशिया ने उसको क्या कर दिया, रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया। और ये क्यों, ये किस लिए भेजी गई थी, एक आपकी ट्रीटी है एनपीटी, ये आप लोगों को पहले मैंने एक दफा बताया था करंट अफेयर्स के लेक्चर के अंदर, एनपीटी,
ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है, ये मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि 1968 के अंदर इसको साइन किया गया था और ये इफेक्टिव हुई थी मार्च 1970 के अंदर। ठीक, ये दोनों सवाल ऑलरेडी जीके के पूछे जा चुके हैं आप लोगों से। और इसके सिग्नेटरी कितने हैं, कितने मुल्कों ने एनपीटी को साइन किया हुआ है? 191 मुल्कों ने। इसमें क्या है, पाकिस्तान और इंडिया जो से हैं, इसराइल, वो इसके सिग्नेटरी नहीं है। ये पहले मैं एक दफा डिस्कशन इसके ऊपर डिटेल के अंदर कर चुका हूं। एनपीटी आपकी ट्रीटी क्या है, इसके हवाले से सवाल पूछा जाता है, एनपीटी है क्या? तो ये न्यूक्लियर के हवाले से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, इसका क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, आपको पता है इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो 5 आपके परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको P5 कहा जाता है, और 10 जो से हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और उन 10 में से जो उनका टेन्योर होता है, हर साल 5 को सिलेक्ट किया जाता है, मुल्कों को सिलेक्ट किया जाता है, और 2 साल तक वो नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। तो जापान ने अभी क्या कहा है, जापान ने कहा है कि अफ्रीका जो सा इसको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट जो मेंबर है उसकी सीट दी जाए। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी अफ्रीका के लिए किसने पुश किया है, कौन सा मुल्क ने? तो जापान ने पुश किया है कि भाईजान अफ्रीका को क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक सीट दी जाए। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ये जो अभी मैं आपके मेडल्स की बात कर रहा था, तो वजीर आला पंजाब जो से 22वें वजीर आला हैं, क्या नाम है उनका, परवेज इलाही साहब। तो उन्होंने जो अभी अरशद नदीम और क्या नाम है उसका, रूह दस्तगीर भट्ट, नूह दस्तगीर भट्ट, उनको बुलाया हुआ था, उन सबको मेडल्स दिए। तो वहां उन्होंने एक और इंसान को बुलाया हुआ था, उसका नाम था दीन मोहम्मद। तो मैं जब न्यूज पढ़ रहा था, जब उनको दीन मोहम्मद का मैंने नाम पढ़ा, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये फर्स्ट एवर पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो मैंने ये कहा कि चलें, आप लोगों को ये जनरल नॉलेज का सवाल है, ये मैं आप लोगों को ऐड करवा दूंगा कि पाकिस्तान का अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहला गोल्ड मेडल किसको मिला था, वो दीन मोहम्मद को मिला था। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है कि उन्होंने रेसलिंग के अंदर मिला था, और मनीला एशियन गेम्स हुई थी 1954 के अंदर, तो उसके अंदर इनको दीन मोहम्मद साहब को मिला था। तो अभी उनको जो प्राइज मनी थी वो अभी वजीर आला साहब ने इनको दीन मोहम्मद साहब को बुलाकर दी है। तो ये सवाल जनरल नॉलेज का मैंने कहा आप लोगों से शायद पूछा जाए, तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स के अंदर इसको ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने ये न्यूज इसी मंथ पढ़ी है, तो इसलिए इसको भी मैंने बीच में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद आईएमएफ ने, आपको पता है, इसका सवाल पूछा जा सकता है कि आईएमएफ ने रिसेंटली पाकिस्तान को कितने पैसे अप्रूव किए हैं? 29 अगस्त को। इसका मैंने बीच में ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन लिख लेना, 29 अगस्त को आईएमएफ ने परसों ये ऐड किए हैं रात 11 बजे। तो 1.17 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, 1.17 बिलियन डॉलर्स, 2 किस्तें इकट्ठी आईएमएफ ने हमें दी हैं, 7th और 8th ट्रांचे, 1.17 बिलियन डॉलर्स जो से हैं वो आईएमएफ ने अप्रूव किए हैं 29 अगस्त को। इसको लिख लेना बाद में, 29 अगस्त। उसके बाद जो सा है, इराक के अंदर बहुत हालात खराब हुए हैं। इराक का एक लीडर है, उसका नाम है अल सदर, मुक्तदा अल सदर। ठीक है, ये नाम है अल सदर, ये उनका लीडर है, मुक्तदा अल सदर। तो ये अहले तशी उससे ताल्लुक रखता है, तो ये बंदा जो सा है मुक्तदा अल सदर। तो इसने जो सा है सियासत छोड़ने का ऐलान किया। तो इसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इराक के अंदर क्या है, उधम मचाया हुआ है, और इराक के अंदर क्या हुआ है, इस टाइम पे कर्फ्यू की हालत है। जैसे पाकिस्तान में रेड जोन है, इसी तरह जो वहां जहां उनकी पार्लियामेंट्स वगैरह हैं इराक के अंदर, इराक के अंदर, तो उसको जोन सा है क्या कहा गया, उसको ग्रीन जोन जोन सा है कहा गया है। ग्रीन जोन, पाकिस्तान में रेड जोन है। अगर पूछ लिया जाए कि जहां सिक्योरिटी का खतरा होता है, जहां आपकी पार्लियामेंट है, वहां ग्रीन जोन कौन से मुल्क के अंदर को कहा जाता है, तो इराक के अंदर जहां पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां ग्रीन जोन जोन सा है वो कहा जाता है। और आजकल इराक जोन सा है वो न्यूज के अंदर है। तो ये मुक्तदा सदर का पूछा जा सकता है कि ये कौन से मुल्क के सियासतदान हैं जिन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है? मुक्तदा अल सदर, तो वो इराक के सियासतदान हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। उसके बाद आपके हॉकी जोन से है मंजूर हुसैन, मंजूर जूनियर जिनको कहा जाता है, 29 अगस्त को इनकी डेथ हुई है। 64 ईयर इनकी एज थी। हॉकी के ये प्लेयर थे, इनकी क्या है, हॉकी के ये प्लेयर थे मंजूर हुसैन या मंजूर जूनियर। तो इनकी भी 29 अगस्त को अभी क्या है, इनकी डेथ हुई है रिसेंटली। उसके बाद एशिया पैसिफिक आईसीटी अलायंस अवार्ड्स, ये किसके रिलेटेड है? ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर दिसंबर के अंदर पाकिस्तान इनको होस्ट करेगा। ठीक है, ये आपको नीचे इसका पता है इसके बारे में कि ये आपका लोकल कंपनीज जोन सी हैं, एंटरप्रेन्योर्स जोन से हैं, वो आएंगे पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इसके हवाले से लाजमी जोन सा है आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा। तो ये एशिया पैसिफिक वाला भी आपने लाजमी याद रखना है। ये दिसंबर के अंदर जो सा लिखा हुआ है,
फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा, एशिया पैसिफिक। इसके अंदर जो कंपनीज आएंगी, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। उसके बाद 30 अगस्त की बात करें तो 30 अगस्त जो है वो आपका, अभी आपको मैंने डेज का लेक्चर यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल होगा, अगर कोई देखना चाहे उसको। तो इंटरनेशनल डे फॉर द विक्टिम्स ऑफ फोर्स डिसअपियरेंस। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी जबरी गुमशुदगी खासतौर पर बलोचिस्तान और केपी के अंदर बहुत ज्यादा होती है, सिंध के अंदर भी है। तो ये जो है उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन का ये डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद जिब्राल्टर जो है, आपको पता है जिब्राल्टर आपका स्पेन के अंदर है ये जिब्राल्टर, लेकिन जिब्राल्टर है तो बेसिकली स्पेन के अंदर, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? बर्तानिया कंट्रोल करता है। और जिब्राल्टर जो है ये आप लोगों का मोरक्को को क्या करता है? मोरक्को के साथ एक स्ट्रेट के थ्रू, जिसे जिब्राल्टर स्ट्रेट कहते हैं, उसके थ्रू जो है ये सेपरेट होता है। ये मैंने जियोग्राफी के अंदर, जो ओल्ड स्टूडेंट है मैं उनसे ये मुखातिब हो रहा हूं, तो उनको ये पता होगा जिब्राल्टर के बारे में। तो जिब्राल्टर क्या है? ये ओवरसीज टेरिटरी थी किसकी? बर्तानिया की। तो बर्तानिया ने 180 साल बाद उसको अपना शहर मान लिया है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली बर्तानिया ने कौन से क्या कहते हैं ओवरसीज टेरिटरी को 180 साल बाद अपना शहर माना है? जिब्राल्टर को। ठीक है, ये वही जिब्राल्टर है जहां तारिक बिन जियाद ने कश्तियां जिलाई थी। ठीक है, तो 180 साल बाद ब्रिटिश ने क्या किया? उसको अपना सिटी जो है वो मान लिया है। जी जी, आइबेरियन पेनिनसुला ही है ना, आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर आपका इटली और ये जिब्राल्टर, ये सारे वहीं आते हैं आप लोगों के। उसके बाद इंडिया ने, ये आज की अभी न्यूज है, अभी मैं डॉन पढ़ रहा था तो उसके ऊपर ये थी कि इंडिया अपना फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम पूछा जा सकता है आईएनएस विक्रांत। ये अभी फ्राइडे के ऊपर, ये जो कल आप परसों फ्राइडे आ रहा है, उसको लॉन्च करेगा नेवी। नेवी का ये फ्लीट है जिसके ऊपर नेवी के जहाज, आपके बहुत बड़ा जो एयरक्राफ्ट आपका कैरियर होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट जो सा है वो क्या होता है? एयरक्राफ्ट जो सा है वो आपका कैरियर होता है। वो इंडिया अपना पहला अभी लॉन्च करने जा रहा है, उसका नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत। तो इसका नाम जो सा आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, आईएनएस विक्रांत। उसके बाद जो सा है यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम 160 मिलियन पाकिस्तान को देंगे। ये जो अभी पाकिस्तान के अंदर मानसून के फ्लड आए हुए हैं, तो ये भी आप लोगों ने अगर याद रखना हो तो ये पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को कितने पैसे देने का वादा किया है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिमिस वन। आर्टिमिस वन, आर्टिमिस वन मिशन जो सा है 29 अगस्त को कैनेडी स्पेस सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स से इसने जाना था। इसको क्या था? इसको जाना था। यार जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन की हुई है। जो डेट आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं मेंशन नहीं करूंगा, आप लोगों को जरूरत नहीं है याद करने की। जो डेट है ये यहाँ 29 अगस्त इंपॉर्टेंट है तो मेंशन की हुई है मैंने। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टील से बना है या प्लास्टिक से बना है। अच्छा, आर्टेमिस वन जो सा है, एक तो इसके बारे में याद रख लो ये किस चीज का मिशन है। तीन चीजें मैंने ऐड नहीं की, मैं बोल रहा हूं ताकि ये बाद में आप लोग जब लेक्चर सुनो तो नोट कर लो। आर्टेमिस वन जो सा है ये आपका मून का मिशन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आर्टेमिस वन क्या है? आपका चांद का मिशन है। चांद के ऊपर लैंडिंग करनी है। किसने करवानी है? नासा ने करवानी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये मिशन है, ये लिखा हुआ है यूएस का। ठीक है, 29 अगस्त को इसने लैंड करना था, जाना था इसने मून के ऊपर। और ये क्यों लैंड किया जा रहा है? इसलिए लैंड किया जा रहा है कि पहली पहली फीमेल को चांद के ऊपर उतारा जाए और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर, मतलब किसी ब्लैक कलर के बंदे को भी चांद के ऊपर उतारा जाए और हम कहें कि पहली पहली खतून जो सी है जो चांद के ऊपर गई है, और पहला ब्लैक कलर जो अफ्रीकन अमेरिकन है उसको हमने चांद के ऊपर भेजा है। उसके लिए जो आर्टेमिस वन है ये मून का मिशन जाना था, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे, मौसम अच्छा नहीं था, तो इसको कैंसिल कर दिया गया। तो अब ये जब जाएगा, मैं दोबारा आप लोगों को अगले महीने अगर ये जाएगा तो मैं रिपीट करवा दूंगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये अमेरिका जो सा है, नासा का ये मिशन है, मून का मिशन है। मार्स का मिशन नहीं है, स्पेस का मिशन नहीं है, किसका है? मून का मिशन है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद जो सा है ये थोड़ा सी एक मैंने तस्वीर बीच में ऐड कर दी है, इसको आप लोग देख लेना कि अभी तक 1958 में अपोलो 1 मिशन गया था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब गए थे। तो उसके बाद से अभी तक 70 मिशन जो से हैं वो जा चुके हैं। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा मिशन किसने भेजे हैं, तो यूएसए ने 32 मिशन भेजे हैं। यूएसएसआर जो है आपका रशिया, उसने 25, यूरोपीय यूनियन ने 1, चाइना ने 8, जापान ने 2 और इंडिया ने भी 2। तो टोटल 70 मिशन अभी तक जा चुके हैं और सबसे ज्यादा यूएसए ने भेजे हैं। पहला यूएसए ने भेजा था 1958 के अंदर, जिसको हम अपोलो 1 के नाम से जानते हैं। इसमें आपका जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब हैं वो गए थे। ठीक है, उसके बाद ये देख लेना कि ए आर रहमान के नाम के ऊपर जो सी कनाडा के अंदर एक स्ट्रीट है, अगर इंपॉर्टेंट लगे तो इसको देख लेना, वरना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है
पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर 7,253 ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। ये भी जियोग्राफी के अंदर आप लोगों को करवाऊंगा भी। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्लेशियर किसके अंदर है? पाकिस्तान के अंदर 7,253 ग्लेशियर्स हैं। तो ये अभी मैंने कहा ये जो कि मेल्ट फास्ट कर रहे हैं। और नीचे ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान लेस देन, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ग्रीन हाउस ग्लोबल एमिशन के अंदर कितनी कंट्रीब्यूट करता है? लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन टॉप 10 जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्टेड कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान जो सा है वो आता है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। 3 सवाल के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है 7,253। पाकिस्तान जो CO2 की कार्बन फुटप्रिंट है उसमें पाकिस्तान का 1% से भी लेस हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में जो इफेक्टेड कंट्रीज है उनमें टॉप 10 कंट्रीज के अंदर जो सा है वो आता है। तो ये तीनों सवाल आप लोगों ने क्या है याद रखने हैं। फिर इंडिया के अंदर एक उनके जो जैसे उनके पास बंदा है मिलियनेयर बिलियनेयर कहेंगे उसे, उसका नाम है गौतम अडानी। तो ये दुनिया का तीसरा रिचेस्ट पर्सन बन गया है, कल बना है ये, ठीक है। पहले नंबर पर आपका एलन मस्क है, दूसरे नंबर पर आपका जो अमेजोन है। ये बदलते रहते हैं, इनको पहले और दूसरे नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है। कभी आपका जेफ बेजोस पहले नंबर पर होता है। इनकी मार्केट जो शेयर्स होते हैं ना, इनके पास शेयर होते हैं, इनके शेयर की वैल्यू जब किसी की बढ़ गई तो कभी एलन मस्क पहले नंबर पर आ गया, 2 दिन बाद जी जेफ बेजोस पहले नंबर पर आ गया। तो ये बदलते रहते हैं, इसलिए कभी इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन ये गौतम अडानी साहब एशिया के भी सबसे ज्यादा अमीर तरीन बंदे हैं। तो अभी क्योंकि रिसेंटली बने हैं तो पूछा जा सकता है कि इंडिया का कौन सा बंदा जो सा है वो दुनिया का तीसरा रिचेस्ट पर्सन बना था। तो गौतम अडानी साहब जो से हैं वो तीसरा जो सा है रिचेस्ट बंदा दुनिया का बना था। उसके बाद ब्राजील का एक ट्राइब है, उसके अंदर इस बंदे का नाम ही नहीं है। मुझे ये न्यूज इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने ऐड कर ली कि दुनिया का लोनलीएस्ट मैन, अब सवाल क्या पूछा जा सकता है कि दुनिया का लोनलीएस्ट मैन, अकेला तरीन आदमी जो सा है वो कहाँ उसकी डेथ हुई है? तो ब्राजील के अंदर। आपको पता है ब्राजील के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसको अमेजोन जंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अमेजोन का जो जंगल है वो आपका क्या है, उसके अंदर ये आदमी रहता था। इसका ना कोई नाम है, ना कोई इसको जानता था, ना कोई, बस इसको हर पूरी दुनिया में लॉनलीएस्ट मैन के नाम से जाना जा रहा है। और ये कहाँ इसकी डेथ हुई है? ब्राजील के अंदर इसकी क्या हुई है? डेथ हुई है। और आज 31 अगस्त को, ये 31 अगस्त मैंने मेंशन की हुई है आज की डेट, आज के करंट अफेयर्स, मिखेल गोर्बाचोव फॉर्मर सोवियत लीडर। तो इसको क्या कहते हैं? इसके हवाले से सवाल पूछा जाता है, लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का आखिरी लीडर कौन था? मिखेल गोर्बाचोव। 1991 के अंदर सोवियत यूनियन जो सा है वो टुकड़े टुकड़े हो गया, 15 रियासतों के अंदर, 15 रियासतों के अंदर तकसीम हो गया। ये जो आपके कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यूक्रेन है, आपका आपके पास जो सा सर्बिया है, क्या कहते हैं, अजरबैजान, ये सारे जो आपके इलाके हैं ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। तो 1991 के अंदर यूएसएसआर कौन सा है वो टुकड़े टुकड़े हुआ। तो उसका आखिरी जो प्रेसिडेंट था, जो लीडर था, वो मिखेल गोर्बाचोव था। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मैंने मेंशन ब्रैकेट में किया हुआ है, लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसने क्या किया था? इसने जो सा है ये भाई साहब ने सोवियत यूनियन का आखिरी जो सा है ये लीडर था। और इसके बाद सोवियत यूनियन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? रशिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। और उसके 15 रियासतों के अंदर बट गया, छोटी छोटी रियासतें बन गई। और ये 91 ईयर की एज के अंदर ये भाई साहब जो से हैं 91 ईयर की एज के अंदर आज इसकी 31 अगस्त को क्या हुई है? इसकी डेथ हुई है। इसकी क्या हुई है? डेथ हुई है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरा इसको आप देख लेना, आज UNFPA, यूनाइटेड नेशन, क्या कहते हैं आपका, इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। UNFPA क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एसोसिएशन जो सा है, इसने एक आज रिपोर्ट दी है कि ये जो फ्लड है उसके अंदर 0.6 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन जो सी हैं उनको हेल्थ केयर की नीड है। और उसने एक अपील की है कि जो सा है आप, उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी जो प्रेगनेंसी है वो इमरजेंसी देखकर नहीं आती। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीमेन की, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले सैनिटरी पैड्स की एक मुहिम चल रही है, तो प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनके हवाले से ये बताया गया है कि 0.6 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन जो सी हैं वो पाकिस्तान के अंदर, उनको हेल्थ केयर की जरूरत है। फ्लड की वजह से वो जो सा है उनके काफी हालात जो से हैं खराब हैं। और दूसरा जो आज का लास्ट करंट अफेयर्स और उसके बाद जो सा है आप लोगों की छुट्टी, वो ये है कि 31 अगस्त को क्या हुआ था। 31 अगस्त को मैंने बताया था, एक तो आप लोगों ने याद रखना है 15 अगस्त को अमेरिका ने जो सा है वो, सॉरी 15 अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था। 15 अगस्त 2021 को, ठीक है, 2021 पिछला साल था ना। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर कर लिया था, ठीक हो गया। 15 अगस्त को 2021 को तालिबान ने, ये अभी अगस्त का जो करंट अफेयर है उसके अंदर ये मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया हुआ है।
ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया तो जब वो लेक्चर देखोगे अगस्त का पहला, तो आप लोगों को चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने रिवीजन करवाई थी आप लोगों को। तो जब तालिबान का टेक ओवर हुआ तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की फोर्सेस तो थी, वो तो आहिस्ता आहिस्ता निकली। तो आखिरी फौजी कब निकला? 31 अगस्त को निकला। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसका नाम क्या था? क्रिस डेनहॉ। ठीक है, डोनाहॉ। ठीक है, क्रिस डोनाहॉ। मेजर जनरल क्रिस डोनाहॉ वाज द लास्ट अमेरिकन टू बोर्ड द फाइनल यूएस मिलिट्री फ्लाइट आउट ऑफ अफगानिस्तान। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पिछली दफा भी जब मैंने ये बताया था तब भी मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, तो पुराने स्टूडेंट्स का ये रिवाइज हो जाएगा। तो ये आखिरी बंदा कब छोड़ के गया था अफगानिस्तान? 31 अगस्त। तो आज क्या है? आज जो सा है वो आज जो सा है 31 अगस्त है। और अमेरिका के जाने की खुशी में एक पूरा साल हो गया। तो तालिबान की जो हुकूमत है वहां, वो क्या है, वो अपनी क्या कर रही है, वो आज वहां पार्टी कर रही है। वो आज इसकी खुशी मना रही है कि आज एक साल कंप्लीट हो गया अमेरिका के आखिरी फौजी को यहां से जाते हुए। ये थे आपके 31 अगस्त तक के जो आपके 15 दिन के करंट अफेयर्स थे। उम्मीद है कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चीजें समझ आई होंगी। क्लियर है कि नहीं है? और इस तरह ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है कि बोर्ड वाला, क्योंकि इस तरीके में ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अगर आप साथ नहीं भी लिख सकते तो आप बाद में इस लेक्चर को नोट कर सकते हो। तो आपको एक सुन लिया इस टाइम पे, बाद में आपने इसको नोट कर लिया। और इसमें ज्यादा चीजें मैंने 1 घंटे के अंदर, 1.25 घंटे के अंदर, ये मैं बोर्ड के ऊपर इतनी चीजें आप लोगों को नहीं बता सकता था। बल ऐसे जो है ज्यादा चीजें आप लोगों की कवर हो गई। ठीक है, ये जो पुराने मेरे स्टूडेंट हैं बैच वाले, वो मुझे जरा बताओ, वो भी खुश है? कोई मसला तो नहीं है? मैं कर दूंगा शेयर। इमरजेंसी ये होती है कि इमरजेंसी के अंदर, एक सेकंड, इमरजेंसी के अंदर ये होता है कि इमरजेंसी के अंदर आपके कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको कुछ प्रोसेसेस से अंदर गुजर कर जाना पड़ता है। मतलब अगर आपने कोई पैसे अप्रूव करवाने हैं, उसके ऑडिट होता है, उसके टेंडर्स होते हैं, इस तरह की चीजें। तो इमरजेंसी जब डिक्लेयर कर दी जाती है तो उसमें आपको डायरेक्ट एक एग्जेक्टिव ऑर्डर चाहिए होता है, आपके वो सारे मामला हो जाते हैं। वैसे आपका पैसा कोई होगा, उसको अप्रूव किया जाता है, इस तरह की चीजें। तो ये सारी चीजें जो सी हैं आप लोगों को इमरजेंसी के अंदर, ये सारे प्रोसेस आपके खत्म हो जाते हैं। जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये लेक्चर आपका यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, पाक सिविल एकेडमी के चैनल के ऊपर। उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अभी बता देता हूं ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो। उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस लिंक के अंदर ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी जी, गवर्नमेंट रिलेटेड काम जो है ना इमरजेंसी के अंदर, मतलब कि वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।